गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एससी हार्डविक पर। एससी हार्डविक के वॉल्यूम 2 और लेसन 2 पर आज हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में वॉल्यूम 2 के लेसन 1 पर हम लोगों ने बात किया था। इस लेसन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस को पूरा करेंगे। और ये जो वर्ड्स हैं ये एक बार नहीं, ये बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, सिनोनिम्स के तौर पर, एंटोनिम्स के तौर पर। कुछ इसमें जो वर्ड्स हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर उनको डील किया जाएगा। कुछ वर्ड्स जो हैं वो फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग वर्ड्स देखते हैं ये केवल आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए है। इस वर्ड्स का ना मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल इसके काम है। अगर हम एग्जाम के बारे में बात नहीं भी करें तो हमारे जो स्पोकन इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स यूज में आने वाले हैं। ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं। अगर आप इनको अगर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं या कुछ भी आप इंग्लिश से जुड़ी हुई कामों को करते हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं लेसन 2 से। और लेसन 2 का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एरोगेंट। हमारा जो फर्स्ट वर्ड आज का है वो है एरोगेंट। चलिए, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी, अहंकारी। यदि कोई व्यक्ति अगर एरोगेंट है इसका मतलब है कि वो घमंडी है, वो अहंकारी है। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमें कहना है कि घमंडी के लिए और कितने हमारे पास वर्ड हैं, थोड़ा उसको देख लिया जाए। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बहुत अच्छे इसके सिनोनिम्स है, जैसे कि हॉटी। अगर कोई व्यक्ति अगर हॉटी स्वभाव का है यानी कि वो घमंडी है। जैसे सुपरसिलियस, सुपर मतलब बड़ा, ये सुपरसिलियस वो होते हैं जो अपने आप को किसी से बड़ा समझते हैं। कंसीटेड, चलिए ये सारे वर्ड जो है ना वो घमंडी अहंकारी के वर्ड है। चलिए इसका अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा घमंडी अहंकारी। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे? इसका एंटो क्या होगा? इसका एंटो का मोडेस्ट। देखिए मोडेस्ट वो होते हैं जिनको किसी बात पर घमंड नहीं होता, बड़ी शर्मीले टाइप के होते हैं, बड़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट का तात्पर्य क्या है? शर्मीला या शर्मीली, आप जो कह लीजिए। चलिए, या जिसे घमंड ना हो, या इसको बड़ा शब्दों में लिखे, जिसे घमंड ना हो वो मॉडेस्ट होता है। चलिए ये तो इसका हिंदी हो गया। चलिए अब इस पर हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस को देखा जाए। चलिए, ये एरोगेंट क्या है? एरोगेंट एडजेक्टिव है। और इसका जो नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका नाउन फॉर्म होगा एरोगेंस, घमंड। देखिए ये जो इसका जो हिंदी है वह अहंकारी, घमंड, अहंकार कहना है। तो अहंकार के लिए वर्ड एक बहुत बढ़िया वर्ड है एरोगेंस। ठीक है ना, एरोगेंस इसका नाउन फॉर्म है। चलिए अहंकार, एरोगेंट, अहंकारी। चलिए हमें कहना है कि मैंने उसके एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। मैंने उसके, ठीक है ना, घमंड को एक ही झटके में है ना तोड़ दिया। चलिए मैंने उसके घमंड को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। चलिए ये सेंटेंस ऐसा है, इसे हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। तो चलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। आइए, डिस्ट्रॉय का यहाँ हम प्रयोग करते हैं नष्ट करने के लिए, आई डिस्ट्रॉयड। चलिए हीज। चलिए देखिए यहाँ पर बात घमंड का है, घमंडी का नहीं है, मतलब हमें नाउन फॉर्म चाहिए। ठीक है ना, आई डिस्ट्रॉयड हिज एरोगेंस, हमें नाउन फॉर्म चाहिए। चलिए एक इडियम बहुत अच्छा है ना, एक ही झटके के लिए। ठीक है ना, इन वन फेल सूप, इन वन फेल सूप। इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई काम को अगर आप इन वन फेल सूप करते हैं, अगर आप ये इसको आप पीप पढ़े, ठीक है ना, अगर आप किसी काम को अगर आप एक ही झटके में करते हैं तो आप उस काम को इन वन फेल सूप करते हैं। इन वन फेल सूप का मतलब होता है एक ही झटके में, एक ही झटके में। चलिए तो हम बच्चे समझते हैं कि हमारा ये एरोगेंट, हमारा ये वर्ड क्लियर हो चुका है। चलिए वर्ड नंबर हम 2 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 2 क्या है? ऑस्टियर। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है कठोर। ऑस्टियर जो है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए यदि कुछ अगर ऑस्टियर है तो वो कठोर है। चलिए अब इसके लिए, कठोर के लिए हमारे पास क्या सिनोनिम्स है? इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना, स्टर्न, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। कठोर के लिए कई तरह के वर्ड है, कठोर कहना है तो इसके लिए कई तरह के वर्ड है। ठीक है ना, चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? लेनियंट और लैक्स, है ना। लैक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक्स और लेनियंट, ढीला ढाला नरम। ठीक है ना, चलिए इसका हिंदी हो जाएगा कठोर, सख्त। यदि कोई चीज अगर ऑस्टियर है तो वो कठोर है, सख्त है। और लैक्स और लेनियंट का मतलब होता है ढीला, जो सख्त ना हो। ठीक है, चलिए इस पर सेंटेंस एक देखते हैं।
तो हमें ऑस्टियर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है कि वह कठोर अनुशासन में विश्वास रखता है, वो कठोर अनुशासन में विश्वास रखता है। कैसे लिखेंगे? ही बिलीव्स इन, इसी चीज को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ही बिलीव्स इन। चलिए कठोर अनुशासन कहना है, हम स्ट्रिक्ट भी लिख सकते, स्ट्रिंजेंट भी लिख सकते, लेकिन जो बेहतर वर्ड है ना, चूंकि हम अनुशासन के लिए डिसिप्लिन लेके चलना है, वर्ड का पेयर मायने रखता है, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बढ़िया है ऑस्टियर डिसिप्लिन। चलिए ही बिलीव्स इन ऑस्टियर, इसको पढ़ेंगे ऑस्टियर, है ना, ठीक है ना। ये पूरा हमारा सेंटेंस ये तैयार हो गया, ही बिलीव्स इन ऑस्टियर डिसिप्लिन। चलिए देखिए ये एडजेक्टिव है तो इसका हिंदी है कठोर, सख्त, कठोरता लिखना है। अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा ऑस्टेरिटी। अगर आप किसी काम को अगर ऑस्टेरिटी से करते हैं तो आप कठोरता से करते हैं, कठोरता या सख्ती, आप इसको समझ लीजिए। चलिए कठोरता या सख्ती समझ लीजिए। हमको कहना है कि मोदी सरकार आतंकवादियों को कठोरता से निपट रही है, ठीक है ना। आतंकवादियों को किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जा रहा, हमको ऐसे कहना है। हम इस बात को कैसे कहेंगे? मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए इज डीलिंग विथ, मोदी गवर्नमेंट इज डीलिंग विथ टेररिस्ट, है ना, डीलिंग विथ टेररिस्ट। चलिए डील विथ मतलब निपटना, विथ ऑस्टेरिटी, विथ फुल ऑस्टेरिटी, पूरी तरह से, विथ फुल ऑस्टेरिटी, पूर्ण कठोरता से निपट रही है, किसी तरह का कंसेशन नहीं दे रही है। तो चलिए बच्चों ये हमारा ऑस्टियर रहा। हम वर्ड आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड जो वर्ड है वो है एवरिस। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। एवरिस का मतलब होता है लालच, लेकिन लालच क्या? धन के प्रति, पैसे के प्रति। ये वर्ड जो है नाउन है, इसका मतलब होता है लालच, एवरिस। अगर आपको किसी चीज के प्रति एवरिस है, खासतौर पर पैसे धन के प्रति, तो आपका उसके प्रति लालच है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रीड, लालच के लिए ग्रीड, ठीक है ना। बढ़िया वर्ड एक है क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है। और हम एक और लिख सकते हैं रापासिटी, बहुत बढ़िया वर्ड है। ये सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, तो इसका हिंदी हो जाएगा लालच। चलिए अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? एवरिसियस। चलिए ये तो अभी हम लोग लेके चले थे, सॉरी इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए इसके एडजेक्टिव फॉर्म को लेकर चलते हैं, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? एवारिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है ना। एवारिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। देखिए एवरिस का हिंदी क्या था? एवरिस का जो हिंदी था ना वो लालच था, ठीक है ना। चलिए लालच लेकिन धन के प्रति, बार बार आपको समझना होगा। एवरिस का प्रयोग करेंगे लालच लेकिन धन के प्रति, और एवरिशियस कौन हो जाएगा? लालची, धन के प्रति। चलिए तो एवरिशियस का अगर हिंदी कहे तो लालची। अब इसके सिनोनिम्स भी इसी तरह से मूव करेंगे, जो वर्ड जिस कैटेगरी के होते हैं उसके सिनोनिम्स भी तो उसी कैटेगरी के होने चाहिए। देखिए ये नाउन था तो इसके सिनोनिम्स सारे नाउन थे। अब ये वर्ड एडजेक्टिव है तो इसके सारे सिनोनिम्स कौन से हो जाएंगे? एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ग्रीडी से बना, ग्रीड से बना ग्रीडी, चलिए, और रापासिटी से बना रापासियस। ये दो बहुत अच्छे वर्ड हैं लालची कहने के लिए, ठीक है ना। लालची कहने के लिए ये दो बहुत अच्छे वर्ड हैं। चलिए अब इसके पर एक सेंटेंस देखा जाए। कोई कह रहा है कि एक दिन जो तुम पैसे के प्रति लालच रखते हो ना, एक दिन तुम पछताओगे। ये जो केवल पैसा 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 जो तुम करते हो ना, एक दिन तुम पछताओगे। हमको ऐसा कहना है। चलिए इस बात को हम लोग कैसे कहेंगे? चलिए वन डे, ठीक है ना, इस बात को हम लोग कैसे कहेंगे? वन डे यू विल रिपेंट ऑफ, यू विल रिपेंट ऑफ योर ग्रीड, या ग्रीड या कह सकते हैं बढ़िया वर्ड जो है एवरिस, एवरिस फॉर मनी, ठीक है ना। एक दिन तुम पैसे के लिए पछताओगे। तो बच्चों ये एवरिस का हमारा यूज रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, ये सारे टॉप क्लास के वर्ड है। इसमें किसी तरह का ये नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। वॉल्यूम 2 के लेसन 2 के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड इग्नोरेबल नहीं है। चलिए हम लोग वर्ड में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा वर्ड था, चौथा वर्ड की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि चौथा वर्ड क्या है? कॉन्टेजियस। हमारा जो अगला वर्ड है वो है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? यदि कोई रोग, यदि कॉन्टेजियस रोग है तो इसका मतलब कि वो छूतहा रोग है, वो छूने से फैलेगा, ठीक है ना। अगर आप रोगी के संपर्क में जाते हैं, रोगी को टच करते हैं, तो वो चीज आप में हो सकता है, कॉन्टेजियस छूतहा। चलिए अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स है, इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा चेक करते हैं। चलिए इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा इन्फेक्शस। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फेक्शस, कम्युनिकेबल। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फेक्शस, कम्युनिकेबल। यदि कोई डिजीज, यदि कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि वो 1% वो अदर पर्सन
वो मूव करता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो मूव करता है। कॉन्टेजियस का सिंपल अगर हिंदी कहें तो छूतहा, है ना, और ये किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, छूतहा बीमारी, ठीक है ना, जो संपर्क में आने से फैले। हमको कहना है कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है कि कुष्ठ, कुष्ठ कोढ़ रोग हो जाता है, ठीक है ना, कुष्ठ एक छूतहा बीमारी है, हमको ऐसे कहना है। हालांकि देखिए लोग साइंस क्या कहता है, अगर साइंस के अगर बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज के अगर आप श्रेणी में जाते हैं, चैप्टर में जाते हैं, तो आपको लेप्रोसी मिलेगा। तो लेप्रोसी एक डिजीज है लेकिन स्लो मोशन में है, ऐसा नहीं है कि एक बार छू देने से आपको लेप्रोसी हो जाएगा। लंबे समय तक, देखिए लेप्रोसी के साथ क्या मामला है, कुष्ठ रोग के साथ क्या मामला है, लंबे समय तक अगर आप पेशेंट के साथ रहते हैं तभी आपको कुष्ठ होने की संभावना रहेगी, अदरवाइज नहीं। अगर आप किसी रोगी से एक बार मिल लिए, दो बार मिल लिए, तीन बार मिल लिए, तो आपको कुष्ठ रोग नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सालों साल अगर आप कुष्ठ रोगी के साथ रहते हैं तब आपको कुष्ठ होने की संभावना रहेगी। चलिए फिर भी हम क्या कहेंगे, सेंटेंस के तौर पर देखते हैं। हमको कहने की कुष्ठ एक है ना, वो एक मतलब संक्रामक मतलब छूतहा बीमारी है, हमको ऐसे कहना है। चलिए इसको हम कैसे कहेंगे, लिप्रोसी, कुष्ठ के लिए वर्ड है लिप्रोसी। लिप्रोसी इज अ contagious disease, leprosy is a contagious disease, जो लिप्रोसी है ना एक छूतहा बीमारी है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं 5 क्या है, डिल्यूज। चलिए हमारा जो फर्स्ट 5 वर्ड है वो डिल्यूज है। देखिए डिल्यूज का मतलब क्या होता है, प्रलयंकारी बाढ़, है ना, बहुत बड़े बाढ़ को ना डिल्यूज कहते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैसिव फ्लड। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो होगा मैसिव फ्लड। बहुत बड़े बाढ़ को ना डिल्यूज कहते हैं, मैसिव फ्लड। आप इसको कह सकते हैं टोरेंट। लेकिन अगर आपको प्रलयंकारी बाढ़ कहना है तो इससे अच्छा वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, पूरे डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। अब जैसे केदारनाथ में जो बाढ़ आया था, अभी जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया है ना, जल आप इसको कहिए, वो डिल्यूज होता है, ठीक है। चलिए तो आप इसको कह सकते हैं प्रलयंकारी बाढ़, प्रलयंकारी बाढ़ को कहेंगे डिल्यूज। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस देख लिया जाए। कई हमको कहना है कि शहर जो है, पूरा शहर का शहर जो है ना, वो प्रलयंकारी बाढ़ में मतलब मैसिव बाढ़ में वो डूब गए। कैसे लिखेंगे, द होल टाउन, द होल टाउन, ठीक है ना। चलिए संक इन, द होल टाउन, सॉरी सैंक इन होना चाहिए, द होल टाउन सैंक इन डिल्यूज, नहीं, द होल टाउन सैंक इन डिल्यूज, पूरा जो शहर है वो मतलब इस पूरा जो शहर है ना वो बाढ़ में डूब गया, ठीक है ना, पूरा जो शहर है ना वो मैसी बाढ़ में वो डूब गया, सैंक इन डिल्यूज। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 6 की ओर मूव करते हैं। वर्ड नंबर 6 है डोलफुल। वर्ड नंबर हमारा 6 है डोलफुल। देखिए डोलफुल का मतलब क्या होता है, अगर आप डोलफुल है तो आप उदास है, आप दुखी हैं। चलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। चलिए इसके सिनोनिम्स को हम लोग देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डोलफुल का सिनोनिम्स होगा मॉर्नफुल। चलिए डोलफुल का सिनोनिम्स होगा मॉर्नफुल, ग्लूमी। यदि कोई चीज यदि कोई व्यक्ति यदि मॉर्नफुल है, ग्लूमी है, डोलफुल है, तो वो दुखी है, उदास है। चलिए दुखी, उदास। चलिए अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चीयरफुल, प्रसन्न। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चीयरफुल, प्रसन्न। चलिए हमको कहना है कि देखिए वो आंखें जो उदास है, वो आंखें जिसमें लग रहा है कि दुख है, उदास भरा चेहरा, हमको कहना है। इस तरह का फ्रेजेस हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है ना, डोलफुल से। तो डोलफुल क्या हो सकता है, डोलफुल आई हो सकता है। देखिए डोलफुल आई हो सकता है। डोलफुल आई का मतलब क्या है, वो चेहरा जो लग रहा है कि वो, डोलफुल आई का मतलब क्या होगा, वो आंखें जो लग रही है कि दुख से भरी है या उदास है, वो चेहरा जो लग रहा है कि दुख से भरा हुआ है, ठीक है ना, उदास चेहरा कहना है। कैसे लिखेंगे, डोलफुल फेस। चलिए एक भाव होता है, चेहरे का भाव होता है, लग रहा है ना कि व्यक्ति दुखी है, क्या कहेंगे, डोलफुल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब भाव, एक्सप्रेशन का मतलब भाव। चलिए हमको कहना है कि डोलफुल दुखद गाने कहना है, उदास गाने कहना है, क्या कह सकते हैं, तो डोलफुल सॉन्ग। ये सब क्या है, ये सब डोलफुल के साथ पेयर है ना। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। डोलफुल के बाद है एलिजिबल। अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके योग्य हैं। अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल है तो आप उसके योग्य है, एलिजिबल, ठीक है ना, एडजेक्टिव है। चलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन, देखिए एलिजिबल के बाद यदि वर्ब आता है, यदि एलिजिबल के बाद वर्ब आता है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। थोड़ा इसके प्रीपोजिशन को देखा जाए कि एलिजिबल अपने बाद लेता क्या है। यदि इसके बाद यदि वर्ब आया तो प्रीपोजिशन टू होगा, और इसके बाद यदि नाउन आया तो प्रीपोजिशन 4 होगा।
इसका मतलब है कि एलिजिबल, टू और फोर दोनों लेता है। अब हमें देखना है कि एलिजिबल के बाद आने वाला वर्ड क्या है। यदि एलिजिबल के बाद नाउन आता है तो वो फोर लेगा, और एलिजिबल के बाद यदि वर्ब आता है तो वो टू लेगा। एलिजिबल का मतलब होता क्या है? योग्य, लायक, चलिए सक्षम। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबल के सिनोनिम्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए इसका एक बढ़िया सिनोनिम से क्वालिफाइड, है ना, इसके लिए एक बढ़िया सिनोनिम से क्वालिफाइड, इंटाइटल्ड। चलिए हमको कहना है किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि वह पद के योग्य है, वह पद के योग्य है। हमको ऐसा कहना है कि वह पद के योग्य। हम इस बात को कैसे कहेंगे? चलिए ही इज, चलिए अब योग्य के लिए क्या वर्ड लेके चल रहा है? तो हम एलिजिबल लेके चल रहे हैं, ही इज एलिजिबल। चलिए अब देखिए ये पोस्ट है, ये पोस्ट क्या है ना, थोड़ा सा समझना होगा। पोस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और जब नाउन है तो हिंदी क्या है? हिंदी से कोई हमें मतलब नहीं है। एलिजिबल के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा? फॉर होगा। अगर यही पर वर्ब होता तो हम प्रीपोजिशन क्या करते हैं? वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये एलिजिबल की बातें हैं। ये वर्ड नंबर 7 था। वर्ड नंबर 8 की ओर आते हैं। चलिए एलिजिबल के बाद इवेड। चलिए इवेड का मतलब होता है बच के निकल जाना, बच के भाग जाना। इवेड वर्ब है। बहुत बढ़िया वर्ड है इवेड, बहुत ही अल्लाजवाब वर्ड है। अगर इवेड कहीं से करते हैं तो आप बच के निकल जाते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? बच के निकलने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड हैं? तो बच के निकलने के लिए वर्ड हमारे पास एक है इलूड। अगर आप कहीं से इलूड करते हैं, बच के निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। ओके चलिए एक वर्ड है हमारा एवॉइड है, कॉमन वर्ड एवॉइड है। और एक वर्ड और है स्केप फ्रॉम। अगर आप कहीं से भाग जाते हैं तो आप वहां से स्केप फ्रॉम करते हैं। इसका अगर हिंदी कहें तो बचना, बच के निकलना, ठीक है ना। चलिए एक ही चीज है, ठीक है ना, बचना, बचकर निकलना एक ही चीज है। चलिए अब हम इस पर सेंटेंस थोड़ा सा देखते हैं। इसका एंटो पहले कर लेते हैं। चलिए इसका एंटो क्या होगा? इवेड का जो एंटो होगा वो होगा कन्फ्रंट। अगर आप किसी चीज का कन्फ्रंट करते हैं अर्थात आप उसका सामना करते हैं। अगर आप किसी चीज को कन्फ्रंट करते हैं अर्थात आप उसका सामना करते हैं। हमको कहना है कि सरकार मुद्दे से बच के निकल रही है, मुद्दे से भाग रही है। हमको कहना है कि सरकार जो ना कोई मुद्दा है और वह मुद्दे से भाग रही है। चलिए सरकार मुद्दे से भाग रही है, मतलब बच के निकल रही है, भाग रही है। हमको सिंपल दिखे, ये सिंपल सा लाइन आपको इवेड समझने में मदद करेगा। चलिए इसको अगर हम कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट इज, चलिए भागने के लिए या बच के निकलने के लिए वर्ड हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? इवेड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। द गवर्नमेंट इज इवेडिंग। चलिए द इशू, कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर मुद्दा है जिससे सरकार बच के निकल रही है। तो चलिए ये इवेड हमारा क्लियर हो गया। वर्ड नंबर हम लोग 9 की ओर मूव करते हैं। देखिए फिशर, वर्ड हमारा फिशर है। बहुत बड़ा दरार जो पृथ्वी पर आ जाए, जो दीवार पर आ जाए, उस दरार का अंग्रेजी फिशर। फिशर का मतलब होता है दरार। मैसिव क्रैक को ना फिशर कहते हैं। अगर भूकंप आता है ना, दीवार फट जाते हैं, आप ऐसा समझिए, दीवार में दरारें आ जाती है, इस दरार को कहेंगे फिशर। इसी तरह से धरती भी फट जाती है जगह जगह, वो क्या होता है? फिशर होता है। तो फिशर का मतलब होता है दरार। इसको सरल भाषा में समझिए। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मैसिव क्रैक। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा क्रैक। इसको सरल भाषा में कहिए क्रैक या ओपनिंग। क्रैक ओपनिंग, है ना, इसका मतलब दरार हो जाएगा। इसका मतलब दरार हो जाएगा। लेकिन दरार कहां पर? भूमि में या दीवार पर? ये यहीं के दरार के लिए हम लोग वर्ड फिशर का इस्तेमाल करते हैं। भूमि या दीवार के मामलों में ये वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल होता है। चलिए अब इस पर एक सेंटेंस बनाना है कि जो अर्थक्वेक था उसने, जो भूकंप था उसने दीवार में बड़े बड़े दरार पैदा कर दिए, जमीन में बड़े बड़े दीवार पैदा कर दिए। कैसे लिखेंगे? है ना, लिखेंगे द अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक भूकंप, भूकंप के लिए वर्ड है अर्थक्वेक, ठीक है ना। कॉज्ड फिशर्स, है ना, फिशर्स इन द अर्थ। चलिए और धरती में वो जगह जगह, ठीक है ना, फिशर्स पैदा कर दिया। वर्ड नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 10 क्या है। फिशर के बाद हमारा अगला वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड इलेजिबल। बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए ये बहुत अच्छा वर्ड है इलेजिबल। चलिए देखते हैं इलेजिबल का मतलब क्या है। देखिए यदि कोई चीज यदि इलेजिबल है, ये वर्ड नंबर 10 है, इसको क्लियर साफ लिख देते हैं। देखिए यदि कोई चीज यदि इलेजिबल है, इसका मतलब है कि आप उससे ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, इतना गंदा तरीका से लिखा गया है।
गंदे लिखावट का यही अंग्रेजी होता है एलिजिबल राइटिंग। इलिजिबल देखिए, जिसको नहीं पढ़ा जा सके या जिसको पढ़ने में बहुत कठिनाई हो वो इलिजिबल होता है। ये वन वर्ड के रूप में बहुत बढ़िया वर्ड है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इलिजिबल को कैसे लिखेंगे? दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो, अपठनीय। इसका जो शुद्ध हिंदी हो जाएगा, देखिए एक होता है पठनीय और एक होता है अपठनीय। अपठनीय का मतलब है जिसे पढ़ना कठिन हो। ओके, चलिए तो जैसे कि अगर हमको लिखना है गंदा लिखावट लिखना है, अब गंदा लिखावट का मतलब क्या है? वैसा लिखावट है जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। गंदा लिखावट का मतलब ऐसे लिखावट से है। अब गंदा लिखावट के लिए वर्ड क्या लेके चलेंगे? इलेजिबल। चलिए इलेजिबल राइटिंग, यही है गंदा लिखावट। चलिए एक व्यक्ति सिग्नेचर करता है, घिस्ट हुआ सिग्नेचर। अब घिस्ट हुआ सिग्नेचर आप ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं या पढ़ना मुश्किल है, चलिए अब उस तरह के सिग्नेचर को कौन सा सिग्नेचर कहेंगे? इलेजिबल सिग्नेचर। ये जो घिस्ट हुआ सिग्नेचर होता है उसके लिए वर्ड एक इंग्लिश में कहा जाए तो वह है इलिजिबल सिग्नेचर। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं? इसका जो एंटो होगा वो होगा लेजिबल, पठनीय, जिसको पढ़ा जा सके। इसका जो एंटो होगा वो होगा लेजिबल, पठनीय, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा 10 था, वर्ड नंबर हम लोग 11 की ओर मूव करते हैं। चलिए वर्ड नंबर 11 देखते हैं। चलिए इसके बाद इमाकुलेट। देखिए यदि कोई चीज अगर इमाकुलेट है यानी कि उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है, चीज अपने आप में एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा ये वर्ड है। इमाकुलेट एडजेक्टिव है, इमाकुलेट एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज यदि इमाकुलेट है यानी कि उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है, चीज एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? फॉल्टलेस, फ्लॉलेस। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए परफेक्ट, इसका हिंदी क्या होगा? संपूर्ण, बिना त्रुटि के, बिना त्रुटि के मतलब त्रुटिहीन, बिना त्रुटि के, जिसमें किसी तरह का खामी ना हो। चलिए अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? अगर इसके एंटो के बारे में बात करें तो इसका एंटो हो जाएगा फ्लॉड, है ना, त्रुटि से भरा हुआ। इसका एंटो क्या हो जाएगा? फ्लॉड या डिफेक्टिव, दोषपूर्ण। चलिए ये इसके सारे एंटो हैं। इसको सरल भाषा में कहे तो दोषपूर्ण। हमको कहना है कि वो एकदम सही सही अंग्रेजी बोलता है, मतलब उसका अंग्रेजी में कहीं भी त्रुटि नहीं है। इस चीज को हम कैसे कहें? वो शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलता है ना। ही स्पीक्स है ना इमाकुलेट इंग्लिश, ही स्पीक्स इमाकुलेट इंग्लिश, एकदम सही सही अंग्रेजी बोलता है। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं 12 की तरफ। चलिए इमाकुलेट के बाद इनट है। चलिए हमारा अगला वर्ड इनट। इनट का मतलब अक्रिय होता है। ठीक है ना। अक्रिय गैस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनट गैस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर इनट है यानी कि वो किसी तरह का वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलिए इसके लिए बढ़िया सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इसके लिए बढ़िया सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव, अक्रिय। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्टिव, सक्रिय। चलिए ये है आपका अक्रिय, जो काम नहीं करे, और एक्टिव का मतलब है सक्रिय। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं क्या हमारा वर्ड नंबर 13 क्या है। चलिए इनोवेशन। देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है इनोवेशन, बहुत अच्छा वर्ड है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवीनीकरण है, नयापन लाना, चीजों को चेंज करना, अल्टरेशन, रिमॉडलिंग। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? चलिए इसका सिनोनिम्स करते हैं। अल्टरेशन, रिमॉडलिंग, रिमॉडलिंग, चेंज, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका सरल हिंदी होता है नवीनीकरण, कुछ नया करना, है ना, पुरानी चीज में कुछ नया करना। जैसे आज हमारा जो शिक्षा प्रणाली है ये ओल्ड टाइप का शिक्षा प्रणाली है और इसमें कुछ नया करने की जरूरत है। हमको ऐसा कहना है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में नवीनीकरण की जरूरत है। चलिए तो इसका हिंदी हो जाएगा नवीनीकरण। चलिए अब इसका थोड़ा सा इस परसेंटेज देख लिया जाए। ठीक है ना। चलिए हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे शिक्षा प्रणाली को आप ऐसा समझिए, हमारे शिक्षा प्रणाली को तत्काल, ठीक है ना, चलिए नवीनीकरण की जरूरत है।
तत्काल नवीनीकरण की जरूरत है। हमारे शिक्षा प्रणाली को तत्काल नवीनीकरण की जरूरत है। चलिए इसको सेंटेंस के रूप में देखते हैं, कैसे लिखेंगे। आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स, चलिए अर्जेंट या इमीडिएट है ना, चलिए इमीडिएट, शीघ्र के लिए वर्ड क्या है, इमीडिएट, या हम लिख सकते हैं अर्जेंट। चलिए और हम लोग नवीनीकरण के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं, बढ़िया वर्ड है इनोवेशन, अर्जेंट इनोवेशन। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 14 की ओर मूव करते हैं। चलिए ऑब्लिक, वर्ड ऑब्लिक, देखिए ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा। यदि कोई चीज अगर ऑब्लिक है तो वो तिरछा। इनोवेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑब्लिक का मतलब तिरछा होता है, ऑब्लिक एडजेक्टिव है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा स्लैंटिंग। चलिए ये है तिरछा। जैसे देखिए, अब तिरछा कहने का मतलब है कि एक आई डिफेक्ट होता है, उसमें होता क्या है, व्यक्ति देखता कहीं और है, बात कहीं और करता है, लगता है कि उसका जो नेत्र है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। हमको तो कहना है तिरछी नजर कहना है, हमको सिंपल भाषा में कहना है तिरछी नजर कहना है। तो ये तिरछी नजर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्लैंटिंग विजन, ठीक है ना। चलिए तिरछी नजर हमें कहना है। चलिए अब इसका जो इंग्लिश क्या बनता है, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग का भी मतलब तिरछा होता है, ठीक है ना। चलिए इसका जो वर्ड बनता है वो है स्लैंटिंग विजन। चलिए इसका एंटोनिम्स कर लिया जाए यहीं पर। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, सीधा। चलिए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेट, सीधा। चलिए देखते हैं, आप सुबह और शाम दोपहर के मुकाबले कम गर्म क्यों रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें दोपहर में एकदम सीधे गिरती है, एकदम स्ट्रेट गिरती है, और जबकि सुबह में और शाम में जो सन की किरण है ना उसका कैसे गिरती है, ऑब्लिक गिरती है, तिरछी गिरती है, जिसके कारण गर्मी कम फील होता है। चलिए हम लोग वर्ड को देखते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा 14 था, वर्ड नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 15 क्या है, ऑब्लिटेरेट। बहुत बढ़िया वर्ड है ये, ऑब्लिटेरेट बहुत ही अच्छा वर्ड है। चलिए हमारा वर्ड है ऑब्लिटेरेट। अगर आप कोई चीज को ऑब्लिटेरेट करते हैं, आप उसका नामो निशान मिटा देते हैं। ऑब्लिटेरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, है ना। इसको सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप कोई चीज को ऑब्लिटेरेट करते हैं आप उसका नामो निशान मिटा देते हैं। चलिए अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या है भाई, वाइप आउट, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स क्या है, वाइप आउट, वाइप आउट, ठीक है ना। एलिमिनेट मतलब उसको एकदम आप खत्म कर देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। ऑब्लिटेरेट का हिंदी होता है नामो निशान मिटा देना, मतलब वो पता ही नहीं चलेगा कि कभी था। चलिए नामो निशान मिटाना। एक्सपंज भी एक वर्ड होता है, ठीक है ना, एक वर्ड एक्सपंज भी होता है मिटाने के लिए। चलिए नामो निशान मिटाना, ये अगर आप कोई चीज को ऑब्लिटरेट करते हैं आप उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। या हम इसको सरल भाषा में एक और लिख सकते हैं, पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। तो अगर आप कोई चीज को ऑब्लिटरेट करते हैं आप उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्रिएट, बनाना, सृजन करना। इसका एंटो क्या हो जाएगा, क्रिएट, बनाना। अगर आप कोई चीज को बनाते हैं आप उसको क्रिएट करते हैं। हमको कहना है कि भारी बमबारी ने, है ना, मतलब भवन के भवन, कई भवनों का नामो निशान मिटा दिया। पूरा बमबारी, अभी रूस देखिए ना यूक्रेन पर क्या कर रहा है, भीषण बमबारी कर रहा है, भीषण मिसाइल हमला कर रहा है ना। कई बिल्डिंग्स तो पता नहीं चलेगा क्या कभी कई बिल्डिंग्स। हमको ऐसा कहना है कि भारी बमबारी ने कई भवनों का नामो निशान मिटा दिया। चलिए कैसे लिखेंगे, भारी बमबारी ने कई भवनों का नामो निशान मिटा दिया। हमको ऐसा कहना है, भारी बमबारी ने कई भवनों का नामो निशान मिटा दिया। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, हेवी बॉम्बिंग। इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हेवी बॉम्बिंग। चलिए ऑब्लिटरेटेड, हेवी बॉम्बिंग, ऑब्लिटरेटेड। नामो निशान मिटाने के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे, ऑब्लिटरेट, ठीक है ना। चलिए हेवी बॉम्बिंग ऑब्लिटरेटेड, है ना, मेनी बिल्डिंग्स या सेवरल बिल्डिंग्स। चलिए तो बच्चों ये हमारा ऑब्लिटरेट रहा। वर्ड नंबर हम लोग 16 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि 16वां वर्ड क्या है। ऑब्लिटरेट के बाद हमारा अगला है परयूस। देखिए परयूस बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर आप कोई चीज को परयूस करते हैं आप उसको बारीकी से पढ़ते हैं। परयूस का मतलब होता है ना बारीकी से पढ़ना। अगर आप कोई चीज को परयूस करते हैं आप उसको बारीकी से पढ़ता है। टू रीड, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, टू रीड केयरफुली, टू रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना,
ठीक है ना। चलिए, सावधानी पूर्वक पढ़ना। अगर आप किसी चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं आप उसको परयूज करते हैं। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए। हमको कहना है वह दस्तावेज पढ़ा, वह दस्तावेज पढ़ा, दस्तावेज को पढ़ा, ठीक है ना, और हस्ताक्षर कर दिया, और हस्ताक्षर कर दिया। चलिए, अच्छा, आप दस्तावेज को कैसे पढ़ते हैं? कोई व्यक्ति दस्तावेज को कैसे पढ़ता है? बहुत बारीकी से पढ़ता है, एक एक लाइन पढ़ता है, एक एक शब्द को समझता है, और उसके बाद जहां पर साइन करना होता है साइन करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पढ़ने के लिए हम रीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परयूज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे लिखेंगे? ही, चलिए, परयूस्ड, ही परयूस्ड द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के लिए वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट। वह दस्तावेज को सावधानी पूर्वक पढ़ा और इसके बाद हस्ताक्षर किया, एंड साइंड इट, एंड साइंड इट। तो ये हमारा परयूस रहा। वर्ड नंबर हम आते हैं 17 की तरफ। देखते हैं कि 17 वर्ड हमारा क्या है? परभेड़। बहुत अच्छा वर्ड है। परभेड़ का मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। अगर आप कोई चीज परभेड़ करते हैं या कोई चीज परभेड़ होता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है ना, व्याप्त हो जाता है। चलिए, छा जाता, इसको कहते हैं छा जाना, चारों तरफ फैल जाना। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक वर्ड होगा जो कि अपने बाद ये प्रीपोजिशन लेगा। परभेड़ के बारे में हम ये जानकारी लेंगे कि परभेड़ एक वर्ब है जिसके बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। नो प्रीपोजिशन, मतलब कि हिंदी से लगेगा कि प्रीपोजिशन चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, परभेड़ का मतलब होता है फैल जाना। अब इसके लिए क्या? इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा परमिट, है ना। बढ़िया एक वर्ड है फैलने के लिए, परमिट, और है स्प्रेड थ्रू, और एक वर्ड है स्प्रेड थ्रू, और इसका हिंदी होता है चारों तरफ फैल जाना, छा जाना, है ना। फैल जाना, छा जाना। कोई फीलिंग भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कोई गैस वगैरह हो सकता है, कोई गैस वगैरह देखते हैं पूरा रूम में क्या होता है, पूरा जगह में क्या होता है, फैल जाता है, तो छा जाना। चलिए, हमको कहना है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। चलिए, मैच हार जाने के बाद, मैच हार जाने के बाद, चलिए, ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में उदासी छा गई, ड्रेसिंग रूम में उदासी छा गई। क्रिकेट में ऐसा होता है। चलिए, ड्रेसिंग रूम में उदासी छा गई। चलिए, अब हमको कैसे लिखेंगे? सैडनेस। उदासी के लिए क्या वर्ड लिखेंगे? सैडनेस। छा गई, परवेडेड। चलिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ड्रेसिंग रूम में इन नहीं होगा, यही हमें सीखना है, यही चीज हमें सीखना है कि परवेड एक वर्ब है जिसके बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। सैडनेस परवेडेड ड्रेसिंग रूम, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? सैडनेस परवेडेड द ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, ठीक है ना। आफ्टर लूजिंग द मैच, आफ्टर लूजिंग द मैच। चलिए, तो ये हमारा रहा परभेड़। अगर कोई चीज परभेड़ करता है, जैसे हमको कहना है कि गैस हवा में फैल गया, हमको कहना है कि गैस हवा में फैल गया, इसको कैसे लिखेंगे, है ना, गैस, ठीक है ना, द गैस कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर गैस है, हमको कहना है कि गैस हवा में फैल गया। चलिए, इसको कैसे लिखेंगे? द गैस, चलिए, परवेडेड, द गैस परवेडेड, और इन एयर नहीं। यही हमें समझना है कि परवेड के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, ये वर्ड नंबर हमारा था 17। वर्ड नंबर हम आते हैं 18 की तरफ। देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 18 क्या है। देखिए, वर्ड नंबर 18 है प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख। चलिए, है ना। चलिए, अब इसका बढ़िया जो सिनोनिम्स होगा, इसका सिनोनिम्स एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है प्राइवेशन के लिए, है ना। हार्डशिप, ट्रबल, क्या लिख सकते हैं? हार्डशिप, ट्रबल। चलिए, और इसका अब अगर हिंदी कहा जाए तो पीड़ा, कठिनाई, पीड़ा, कठिनाई, ये आपका हो गया प्राइवेशन, ठीक है ना। चलिए, हमको कहने कि वो गरीबी की पीड़ा झेल रहा है, हमको कहने कि वो गरीबी की पीड़ा झेल रहा है। कैसे लिखेंगे? ही इज फेसिंग, ही इज फेसिंग, है ना, द प्राइवेशन ऑफ, ही इज फेसिंग द प्राइवेशन ऑफ पॉवर्टी। वो गरीबी की पीड़ा झेल रहा है, ही इज फेसिंग द प्राइवेशन ऑफ पॉवर्टी। चलिए, प्राइवेशन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। चलिए, वर्ड नंबर हम आते हैं 19 की तरफ। बहुत, ये सारे टॉप क्लास के वर्ड है, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आप अनदेखा कर सके। चलिए, रिटार्ड। देखिए, रिटार्ड बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। रिटार्ड जो है ना, ये बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है। चलिए, वर्ड हमारा है रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है धीमा हो जाना। देखिए, आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन।
एक्सेलरेशन में स्पीड तेज होता है और रिटार्डेशन में ना चीज धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए क्या इसका साइनो लिखेंगे, टू बिकम स्लो डाउन। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। धीमा होना, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, स्लो डाउन। चलिए तो अगर कहीं पर कोई चीज रिटार्ड होता है तो उसका स्पीड धीमा हो जाता है, धीमा होना। चलिए इसका एंटोनिम्स क्या है, एक्सेलरेट, बढ़ा देना, गति बढ़ा देना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सेलरेट। इसका दूसरा और एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेडाइट। अगर आप एक्सपेडाइट करते हैं तो आप क्या करते हैं, गति बढ़ाते हैं, ठीक है ना, गति बढ़ाना। अगर आप एक्सपेडाइट करते हैं अथवा आप एक्सेलरेट करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसकी गति बढ़ा देते हैं। चलिए तो रिटार्ड का जो शुद्ध हिंदी है वो होता मंद हो जाना, ठीक है ना, रिटार्डेशन मतलब मंदन होता है। चलिए तो रिटार्ड का अगर सही अगर हिंदी कहा जाए तो धीमा होना, मंद होना, ठीक है। चलिए इस पर सेंटेंस बनाते हैं। देखिए अब जो कुछ विटामिन की जो कमी होती है बच्चों में, क्या होता है, उसका ग्रोथ का ना विकास रुक जाता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसी को लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी, ठीक है ना, कॉजेज फिजिकल रिटार्डेशन, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रेन, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि देखिए प्रोटीन की कमी जो होती है, ठीक है ना, ये बच्चों में क्या करता है, ये इसका शारीरिक और मानसिक है ना रिटार्डेशन को पैदा करता है। मतलब मानसिक तौर पर बच्चे लोअर रह जाते हैं, कम बुद्धि की ओर आ जाते हैं और उनका फिर शरीर भी नहीं बढ़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं कि 20वां वर्ड क्या है। 20वां वर्ड हमारा है ट्रांसग्रेस। बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है, अगर आप ट्रांसग्रेस करते हैं, आप सारी सीमाओं को लांघ देते हैं, ठीक है ना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट। इसका सिनोनिम्स कैसे लिखेंगे, गो बियॉन्ड, टू गो बियॉन्ड, ठीक है ना। चलिए या टू वायोलेट, या हम लिख सकते हैं टू वायोलेट। इसका हिंदी लिखेंगे उल्लंघन करना, इसका हिंदी लिखेंगे उल्लंघन करना, ठीक है ना, या सीमा पार करना, या सीमा पार करना। अगर आप किसी चीज को ट्रांसग्रेस करते हैं, आप उसकी सीमा को लांघ देते हैं। चलिए हमको कहना है कि उसने सारी हदें लांघ दी, उसने सारी हदें लांघ दी। किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि उसने सारी हदें लांघ दी। कैसे लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है, ही ट्रांसग्रेस्ड ऑल लिमिट्स, ठीक है ना, उसने सारी हदें लांघ दी। तो चलिए बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना रहा। लेसन 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें सभी के सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी वर्ड्स को शुरू से अंत तक देखें। होता है क्या कि लास्ट पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। जैसे ये खुद ट्रांसग्रेस एक टॉप क्लास का वर्ड है। अगर आप कोई चीज को ट्रांसग्रेस करते हैं, आप उसको लांघ देते हैं, आप उसका उल्लंघन करते हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र को ट्रांसग्रेस करते हैं। चलिए तो आज की बात बस इतना रहा। ये वीडियो सेशन कैसा रहा आप अपने कमेंट्स को जरूर दें, ताकि वीडियो को और इंप्रूव करने में हमें मदद मिल सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको हार्डविक और भी वॉल्यूम से और भी चैप्टर से उनके वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।